नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर बीजेपी ने दौरा शुरू कर दिया और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री बीजापुर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे। वे पहले कॉलेज हेलीपैड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक बस स्टैंड में लोकसभा क्लस्टर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, राजस्व मंत्री और बस्तर प्रभारी मंत्री शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही उनके साथ केदार कश्यप भी मौजूद रहे। दौरे में प्रधानमंत्री आवास योजना पर राजस्व मंत्री और प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि सभी को शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में आवास मिलेगा। जिनके पास पट्टा नहीं है उन्हें पट्टा देंगे। कांग्रेस में पट्टा पैसे में बेचा था, लेकिन हम नहीं बेचेंगे। हम पट्टा देकर आवास उपलब्ध कराएंगे। देश भर में सभी लोकसभा के स्तर पर क्लस्टरों पे बांटा गया है। छत्तीसगढ़ को भी 3 क्लस्टरों में बांटा गया है, जहां पर हमारे रायपुर, बिलासपुर और बस्तर में हमारी 3 लोकसभा आती है। इस लोकसभा के अंतर्गत यहाँ का विधानसभा का सत्र हमारे बीजापुर में किया जा रहा है और मैं यहाँ के समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो विषम परिस्थिति के बावजूद भी यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को निचले स्तर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जो वातावरण है, इस वातावरण में हमारे छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, एक सवाल प्रधानमंत्री आवास को लेकर सर, 18 लाख जो आपका सरकार की जो नियम है, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र में इनका पट्टा नहीं है सर, महिलाओं को तो कैसे आवास दे पाएंगे आप? देखिए, हम चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी को आवास देंगे और इसका भी निराकरण हम करेंगे। आपने पट्टा की भी बात की, उसका भी कांग्रेस के लोगों ने तो पट्टा बेचने का काम किया था, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे। हम वहाँ पर रियायत दर पर हम उनको चलते हैं, उनका पट्टा नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर बैठक जो हमारा हुआ है वो हुआ है, उसके अंतर्गत लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की बैठकों के क्रम में आज बीजापुर विधानसभा की बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन। भैरमगढ़ के पावन धरा पर प्रथम आगमन पर साथ ही आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के बीच बस्तर के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ शासन में वन एवं सहकारिता मंत्री एवं बीजापुर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय केदार कश्यप जी का भी इस बीजापुर जिले में प्रथम आगमन पर बीजापुर जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत, अभिनंदन। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने के कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने हमारे पूरे देश का मान सम्मान पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल बात करें या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यदि हम बात करें, जिसका कभी हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस दौरे को लेकर कहा कि इस दौरे में लोकसभा चुनाव से जुड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखा। वहीं इस अवसर पर जिला प्रशासन अपने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री और बीजापुर प्रभारी मंत्री का जिला सीईओ हेमंत रमेश नंदनवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरगुजा में शराब के नशे में धुत पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पत्नी और बता दें कि सास ने मिलकर गला घोंटकर घटना को अंजाम दिया और साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पत्नी और सास को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। सरगुजा में एक ऐसे मामले का खुलासा हुआ है जहां पति और शराबी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि नशे में धुत पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। तो हमन तो भाई घर में खान पिए और बेटी कर भाई आए रहीन 7 मन सुते बर और तिहारी रहीस तो
बोला खान पियन और ये मन के जे कैसे लड़ाई झगड़ा हुई तिला नहीं सही पान। और इला बताता हैं कि 11 बजे का लगभग में ओकेला गला ला दबा के वो ढेरे सुंदर रहीस, मोर भाई से रहीस। अच्छा, आपके भाई? हाँ, मोर भाई से रहीस, हमने के परिवार कर हाँ। अच्छा। लेकिन ढेरे बढ़िया रहीस। तो कहते कि विकलांग भी रही सो का? हाँ, विकलांग रहीस, नहीं सकत रहीस, लेकिन फिर भी अपन लेकर छुआ पोसत तो रहीस। हाँ हाँ। हाँ। तो काबर उची जैसी घटना हुई से का लागत है? सर ईमान दारू पी के लड़ाईबाजी नहीं है। अच्छा। अपने आप में। हाँ। और ये दुर्घटना और हुई से नहीं दुयो लड़ाई हुई नहीं। आखिर वो जेकर हाथ गोड़ नहीं चलता है तो दूसर काम कैसे कर सकते है सर। अब हाथी गोड़ नहीं चलत है तो दूसर काम कैसे करी? नहीं समझे मतलब का मतलब? जैसे दूसरा व्यक्ति हाँ। है ना, जैसे मैं दूसरे से फंस गए, मोर घर वाले छोड़ दे हैं। हाँ। तब मारपीट हुई। हाँ। अब ओकर कस वो है ही नहीं है सर। हाँ। हाँ, अपन जांगर ला तो संभाले नहीं सकता है तो कैसे वो कर सकता है? नहीं सर मैं तो हूँ, लेकिन भाई मैं काका बाड़ा कर हान तो दूसर घर में रहथन। अच्छा। हो तो बहुरिया नंबर हाँ। हुई उनका? नहीं बताए पाऊँ सर। नंबर जो मरे हैं उनका? उनकर वही 23-24 साल तक हुई। 23-24 साल? हाँ। का नाम बताए उनका? अनु सिंह। अनु सिंह गोड़? हाँ। गोड़ हवा ना? हाँ हाँ गोड़ सर। केशवपुर? हाँ। तो हर हिसाब से का हो चाहिए सही न्याय? इला न्याय दिलाना है सरकार ला, और मारी सा है ओकर घरवाली और ओकर महतारी, इला न्याय दे बाबा तुमन। का न्याय दे बाबू? ये तो वो सजा भोगे। अच्छा। या तो ओकर महतारी सजा भोगे, और लइका लहन हम नान ला थोड़े छोड़वा सकत ही। हाँ। कौन पोसी? हाँ तो का है कैसे नहीं तो बता सकता ना भाई, जानता नहीं खुद है ही नहीं रहन मैं तब का बताऊं। हाँ तो यहाँ के हवा ना हाँ तो अब ये जगह हम नहीं रहन सर तो कुछ नहीं बता पाऊँ मैं। तो घर विवाद है तो वो कुबेरे पाई मरे कि बाहर कहीं पता चली से कैसे पड़े का कुछ आप लोग बैठे हुए हैं तो? अरे बताइए। हाँ बताइए सुबह 4 बजे कस। अच्छा का बताएं कि हॉस्पिटल है। हाँ। तो वो दिन बाछी के नीचे। अच्छा मतलब रात में हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ। तो मतलब उनको भी चोट लगा है? तब हो उनको चोट लगी सिर में लगी कि किसी के लगी? पता नहीं वाला नहीं जाए हम। हाँ मतलब चोट लगी रही तो हॉस्पिटल में ले गए थे? हाँ। स्पॉट डेट वहीं हॉस्पिटल में? हाँ। तो नाक को कटी से वगैरह बताते हैं कैसे? तो वाला नहीं जान साहब हमारा भाई नहीं का हुई सर। इस घटना में मृतक की पत्नी और सास ने मिलकर गला घोटकर घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सरगुजा से है, जहां सुबह काम के लिए निकला शख्स ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और जो बिलासपुर रोड में मठपारा और बिलासपुर चौक के बीच में आहत हो गया। बता दें कि जिससे उसके घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो गई। वहीं बता दें पुलिस ने उपस्थित लोगों की जानकारी देने पर घटनास्थल से ट्रैक्टर को जब्त कर मणिपुर थाने में ले गए और वहीं पुलिस ट्रैक्टर चालक के तलाश में जुट गई है और साथ ही मृतक के शरीर को हॉस्पिटल में रखा गया। लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर चालक अतिथि प्रगति से बालू लौटकर अंबिकापुर नगर की ओर आ रहा था, जिससे पहले आम आदमी को कुचल दिया और जो मजदूरी करने के लिए घर से निकला था। और वहीं चालक मोबाइल और ट्रैक्टर में ही साउंड बॉक्स लगाकर तेज गति से चलाकर अपने गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ट्रैक्टर वाला भी यहाँ पे मारने के बाद भाग गया था और जो लेबर था वो उधर से आके वो ठीक खंभे के पास थोड़ा सा आगे खड़ा था और वो ट्रैक्टर वाला पहले स्कूटी वाले को मारा और मारने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ा। उसके बाद इस लेबर को अपने चपेट में लेते हुए अगला चक्का से मारा। उसके बाद बीच वाला चक्का उसके सिर के ऊपर चढ़ा, पिछला चक्का भी चढ़ा और रेत भरा हुआ था। और ये आए दिन हो रहा है, आए दिन हो रहा है। खाली ये क्या है कि अभी शायद छत्तीसगढ़ शासन ने बालू फ्री कर दिया है प्रधानमंत्री आवास के तहत, है ना। ये उसी का एक वो है, जल्दी जल्दी बालू डंप करने के चक्कर में ये हादसा रोज हो रहा है। और सुबह मेरा ये कहना है कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे इस रोड पे ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियों का प्रतिबंध लगाया जाए, नहीं तो इससे भी बड़ा हादसा होगा। क्योंकि उसी समय स्कूल टाइम है, बच्चे भी जा रहे हैं, टीचर भी जा रहे हैं, बैंक वाले भी जा रहे हैं, है ना। आए दिन मगर ना तो पुलिस प्रशासन कभी इस पे रोक लगाती है और ना कभी जनप्रतिनिधि इस पे कभी आवाज़ उठाते हैं। और ऐसी आज जो व्यक्ति मरा है कहाँ का है, कौन है, कुछ पता नहीं। वो बेचारा काम करने निकला था, अभी तक उसके घर वालों को ये नहीं मालूम होगा कि वो इस दुनिया में अब नहीं है, है ना। शाम को जब घर नहीं लौटेगा तब उसके घर वाले खोजने चालू करेंगे, तब पता चलेगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। बॉडी पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेने के बाद ये मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए शायद ले गए हैं और वहीं रखेंगे। ट्रैक्टर जब्ती करके मणिपुर चौकी वाले ले गए अपने साथ। ट्रैक्टर वाला उधर से आ रहा था सर, और तो आदमी को चपेट में लेते हुए यहाँ तक आया। यहाँ से फिर मेरे ये दुकान को मारा, स्कूटी को मारा, इसके बाद भाग गया वो ट्रैक्टर वाला। तो किसको मारा और क्या हुआ वहाँ पर? वो पैदल आ रहा था वो आदमी और उसको अगला चक्का से पड़ा, इसके बाद बीच वाला भी चढ़ा, इसके बाद वो पीछे वाला भी चक्का चढ़ते हुए यहाँ से धीरे धीरे आया। इसके बाद यहाँ तक आते आते मैं देखा, इसके बाद अंदर घुसा, तब तक देख रहा हूँ तो मेरा ही स्कूटी और दीवार को मार के फरार हो गया। बीजापुर में शहीद जवान की शहादत को नमन करके सलामी दी गई और बता दें कि आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से CAF कंपनी 19/A का एक जवान बता दें कि हुआ था। और साथ ही बता दें कि शहीद मिरतपुर क्षेत्र में बेचापाल गोंडा कलपारा से कुतुलपारा की ओर एरिया डोमिनेशन पर सुरक्षा पार्टी निकली थी और इसी दौरान जवान आया और आईडी के सपोर्ट में बेचापाला CAF कैंप में कार्यरत था। शहीद जवान प्रधान आरक्षक राम आशीष यादव को नया पुलिस लाइन भेजा में शहादत को नमन करते हुए सलामी दी गई और वहीं इसमें शामिल होकर पूर्व मंत्री महेश गागड़ा समेत पुलिस और CRPF के अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। आरोपी ड्यूटी में मिरतुर थाना अंतर्गत बेचापाल से एटेपाल में आरोपी की पार्टी निकल रही थी। इसी दौरान शहीद हेड कांस्टेबल रामाशीष यादव जी भी थे साथ में। तो जब वो जा रहे थे आरोपी ड्यूटी में, इसी दौरान प्रेशर आईडी में उनका पैर पड़ गया और वो उसके फटने से शहीद हो गए। ये लगातार नक्सलियों के द्वारा कायराना हरकत की जा रही है और हम भी कर रहे हैं और लगातार जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ये जो कार्रवाई जो लगातार वो हो रही है वो विकास के कामों को देखकर या बाकी जो है एंटी नक्सल जो अभियान चल रहा है पुलिस का, उसको उसके रिटेलिएशन में ये लोग ये कायराना हरकत कर रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के राजीव गांधी चौक पर 3 घंटे तक सड़क जाम रहा। दरअसल खैरवार समाज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि खैरवार समाज में मात्राओं की त्रुटि की वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाते और एक ही समाज के लोग 2 भागों में पड़ गए और एक प्राथमिकता मिलती है तो एक को प्राथमिकता नहीं मिलती। खैरवार खरवार जाति की फाइल जो अनुसंधान केंद्र रायपुर में लंबित है और केंद्र सरकार को भेजी जाए। इनका कहना है कि मध्य प्रदेश शासन में अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, जहां सभी खैरवारों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। देखिए, आज हम लोग को महाआंदोलन चक्का जाम करने का नौबत इसलिए आया कि जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ था तो हमारे ख और ख की समस्या जो नहीं था, जो खैरवार था एक मात्रा वाला, वो विशेष आदिवासी में आता था। खरवार भी आदिवासी में आता था और खैरवार आज भी भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति आदिवासी में है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ बटा तो हमारे खैरवार समाज और खरवार समाज को आदिवासी बनाया गया, आदिवासी बनाया गया और 2009 में हमारे खैरवार एक मात्रा वाला खैरवार और खरवार समाज को आदिवासी से बाहर कर दिया जा रहा था। फिर भी हम लोगों ने 2013 में महाआंदोलन किया। महाआंदोलन का परिणाम हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने माना कि खैरवार, खरवार और खैरवार एक ही है, ये उच्चारण विभेद है, इनको जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए। तो आज बन रहा था, आज भी हमारा आदिवासी समाज है। लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में घूम के देखते हैं कि खैरवार समाज का सबसे ज़्यादा एक मात्रा वाला खैरवार और खरवार का सर्टिफिकेट, मिसल हो, सेटलमेंट हो, बंदोबस्त हो, एक मात्रा वाला है। खैरवार वाला इक्का दुक्का है। तो हम सभी का मांग है कि अभी जैसे 12 जातियों का आपने स्थायी रूप से आदिवासी माना, उसी प्रकार से जब हमारा भारत सरकार में डबल ए वाला मात्रा माने हो, खैरवार को माने हो, तो खैरवार और खरवार का हम लोग एक ही है, हम लोग को स्थायी रूप से आदिवासी बनाया जाए। खैरवार समाज के द्वारा आज ये धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनकी मांग थी और ज्ञापन प्रेषित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर कि खैरवार, खरवार और जो मात्रात्मक त्रुटि है तत्संबंध में निराकरण के लिए उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है और उनका ज्ञापन प्राप्त करके जो भी उनकी मांग है उनको शासन से अवगत कराने के लिए हमने उन्हें आश्वासन दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र का आज 16वां दिन है और विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है। देखिए, भवनों का सत्यापन कब किया गया है, जानना चाहूंगी। समय अवधि। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या पूछ रही हैं? भवनों का भौतिक सत्यापन कब हुआ है, समय अवधि पूछना चाह रही हूँ। कब हुआ है बताइए। भवनों का भौतिक सत्यापन सतत होते रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पिछली बार कब हुआ है? पिछली बार कब हुआ है? क्या है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। दोनों अड़ोसी पड़ोसी हो, थोड़ी मोड़ी बात को पूछ लिया करो। चलिए बैठिए। और शेष भवनों के लिए क्या, जो भवन नहीं है, जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है, उसके लिए आप क्या करेंगे? भवन विहीन को कब तक बनाएंगे, ये प्रश्न है उनका। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बजट जैसा आता जाएगा वैसे ही आंगनबाड़ी संचालित होते जाएंगे। चैतराम अटामी जी प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला दंतेवाड़ा से है, दंतेवाड़ा के लिए है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित दिनांक तक दंतेवाड़ा जिले में कुल कितने रेत खदान पंचायतों में नीलामी द्वारा लीज पर अनुज्ञप्ति किए गए, वर्षवार स्वीकृत खदानों की सूची अनुज्ञप्ति धारक के नाम सहित उपलब्ध करावे। प्रश्नांक के पंचायतों को अनुज्ञप्ति रेत खदानों से कुल कितनी राशि रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुई, वर्षवार रेत खदानवार अनुज्ञप्ति धारक
पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावे। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डीएमएफ संबंधी प्रश्न पूछा माननीय अध्यक्ष महोदय, और चूंकि रेत जो है माइनर मिनरल में आता है और इनका प्रश्न हो जाए, और इनको अगर कोई उसकी जो जानकारी है उसकी सूची हम उपलब्ध करा देंगे अलग से। चलिए आपको उपलब्ध करा देंगे। और प्रश्न करिए। प्राप्त रॉयल्टी राशि से कितनी कितनी राशि संबंधित पंचायतों, जनपद पंचायतों को प्रदान की जानी थी और कितनी कितनी राशि प्रदान की गई, पंचायत जनपदवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रेत जो है डीएमएफ का मैंने शुरू में बताया कि ये उससे संबंधित नहीं है। डीएमएफ जो मेजर मिनरल्स हैं, जो इनके रॉयल्टी केंद्र और राज्य को जाते हैं, वो पुनः वापस आते हैं। जो राज्यों जिलों में आते हैं, जिलों में खर्च करना है, रेत गौड़ खरीद। ये माइनर मिनरल है, मेजर मिनरल नहीं है। डीएमएफ का पैसा इसमें जमा नहीं होता, इसलिए इसमें उस प्रकार का कोई काम की जो जानकारी जा रहे हैं वो नहीं दिया जा सकता। पंचायतों, जनपद पंचायतों को प्राप्त रॉयल्टी कितना कितना हिस्सा प्रदान किए गए जाने का प्रावधान है। प्रश्नांगा के पंचायतों, जनपद पंचायतों को क्या उनके प्रावधानिक हिस्से की राशि प्रदान की गई? रेत में डीएमएफ नहीं मिलता। यदि नहीं तो क्यों? इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई? रेत में डीएमएफ की राशि नहीं मिलती। माननीय अध्यक्ष मंत्री जी ने बताया डीएमएफ से है। संबंधित प्रश्न ही नहीं है। फिर भी मैं इनको बताना चाहूँगा कि सदस्य नए हैं, क्योंकि ये डीएमएफ फंड जो है जिले में जो डीएमएफ की बॉडी है, जो शासी परिषद होती है, उसके माध्यम से वो तय होता है विभिन्न क्षेत्रों में कि कहाँ कहाँ तय करना है। आप भी अपने क्षेत्र के उसमें सदस्य होंगे, और इसका जिला या जनपद में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है डीएमएफ का। अध्यक्ष महोदय, जिला खनिज न्यास निधि के व्यय हेतु क्या नियम पूछ ले मापदंड है, नियमावली उपलब्ध करावे? मापदंड बताइए। ये नियमावली बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इनको मैं उपलब्ध करा दूंगा। पूरी नियमावली कॉपी उनको उपलब्ध कराइए। वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जिला खनिज न्यास निधि मद से कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उससे किस किस मद में कितना कितना व्यय किया गया है, वर्षवार मदवार जानकारी उपलब्ध जिला खनिज न्यास पूछ रहे हैं, रेत का नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दंतेवाड़ा में डीएमएफ से वर्ष 2021-22 में 276 करोड़ 64,55,000 रुपये विभिन्न विकास कार्यों हेतु वो प्राप्त हुए हैं, और 238 करोड़ 46,86,000 रुपये स्वीकृत हैं, एवं 196 करोड़ 79,81,000 रुपये व्यय किया गया। ठीक है, चलिए अजय जी, इसी में कोई प्रश्न, छोटा प्रश्न करना है? हाँ बिल्कुल। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खनिज विकास निधि में आपने अभी नियम में बताया कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।